बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठा लिया है अमेरिका के 47वें सदर का। डोनाल्ड ट्रंप ने जो तकरीर की उसके एक जुमले में आपको सारी कहानी समझ आ जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बद किरदार, बदबूदार एस्टेब्लिशमेंट से जंग लड़कर आपने कतारों में खड़े होकर मुझे वोट दिया। ये डोनाल्ड ट्रंप की जो इस वक्त की सिचुएशन है या जिस स्टेट ऑफ माइंड में वो आदमी है वो ये है। बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं इमरान खान में और डोनाल्ड ट्रंप में। डोनाल्ड ट्रंप को इक़्तिदार से निकाला गया तो उसके बाद उसके ऊपर बहुत सारे केसेस बनाए गए। फिर डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो जानबूझकर एस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन हराया भी एक दफ़ा। फिर उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें वो ये कहता है कि ये गलत केसेस उसके खिलाफ बनाए गए हैं और अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट ने उसके खिलाफ पूरा एक जाल बुना है। पाकिस्तान में इमरान खान साहब ये समझते हैं कि यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ है और यहाँ पे इमरान खान साहब को जानबूझकर इलेक्शन हराया भी गया है। यही कुछ डोनाल्ड ट्रंप का वहाँ पे क्लेम है। फिर इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले हुए, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी कातलाना हमले हुए। एक कातलाना हमले में डोनाल्ड ट्रंप के कान को गोली छू कर गुजर गई। अगर डोनाल्ड ट्रंप उसी एंगल पे खड़ा रहता जिस एंगल पे वो खड़ा था तो गोली उसके दिमाग के बीच में से निकल जाती और यकीनी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप की मौत हो सकती थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उसमें बच गया। डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरह के हालात का सामना करना पड़ा, इमरान खान साहब भी जेल में है। अमेरिकन ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट डाला लाइनों में लगकर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। पाकिस्तान में भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ पाकिस्तानियों ने इमरान खान को वोट डाला, लाइनों में लगकर वोट डाला। अमेरिका में जो पब्लिक का मैंडेट है उसका एहतराम हो गया, पाकिस्तान में जो पब्लिक का मैंडेट है उसका एहतराम नहीं हुआ और पाकिस्तान में एक जाली हुकूमत लाकर बिठा दी गई। जबकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठा लिया और वो वहाँ इक़्तिदार में आ बैठा। अब वो अमेरिका का 47वां सदर है। इमरान खान साहब से डोनाल्ड ट्रंप के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। यानी जब भी वो पाकिस्तान के बारे में सोचेगा या बात करेगा या जब भी पाकिस्तान का कोई इशू उसके सामने आएगा तो जो पहली चीज़ डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में आएगी वो इमरान खान साहब का नाम होगा। ये उसकी पार्टी के सारे लोग भी कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह से भी ये बात कर चुका है। जो बाइडन के इकदाम को मनसूख करने का डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया, यानी जो इकदाम एस्टेब्लिशमेंट ने या जो बाइडन ने उठाए हैं डोनाल्ड ट्रंप को इक़्तिदार से निकालने के बाद 4 सालों में, उनमें एक कदम ये भी है पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया अमेरिकन की मर्जी से। गो कि यहाँ पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो भी यही चाहती थी, लेकिन इसके अंदर अमेरिका का भी एक रोल था। तो अगर इन चीज़ों को रिवर्स करना है या वापस मनसूख करना है तो डोनाल्ड ट्रंप क्या रोल प्ले कर सकता है। पाकिस्तान की जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट है या हुकूमत है उनकी सांस फूली हुई है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि डोनाल्ड ट्रंप को डील कैसे करना है, क्योंकि अमेरिका को डील करना कभी भी पाकिस्तान के लिए आसान नहीं रहता। बकौल ख्वाजा आसिफ के अमेरिका ने वेंटिलेटर्स लगाए होते हैं और उन वेंटिलेटर्स का काम यह है कि पाकिस्तान को ऑक्सीजन देते रहते हैं। अगर अमेरिका अपने वो वेंटिलेटर्स खींच ले तो पाकिस्तान की माशी मौत हो सकती है। ये ख्वाजा आसिफ ने कहा था, अब ख्वाजा आसिफ को ही भुगतना पड़ेगा। शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद का ट्वीट कर दिया। आप हरकतें चेक करें, पाकिस्तान में ट्विटर को बैन किया हुआ है और वही वज़ीर आज़म जिसने बैन किया हुआ है वो डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दे रहा है, जिसकी काबीना के अंदर वो बंदा जो ट्विटर का मालिक है वो उसकी काबीना के अंदर मौजूद है, इलन मस्क। और अब शहबाज शरीफ जो है वो यानी पहले पाकिस्तान में बैन कर दिया, फिर वीपीएन लगा के वीपीएन के जरिए से डोनाल्ड ट्रंप को शहबाज शरीफ मुबारकबाद दे रहे, जनाब आपको बहुत मुबारक हो, पाग लगे रहन, तुम सदर बन गए हो अमेरिका दे। तो बूट पॉलिश के अंदर तो ये लोग चैंपियन है ज़बरदस्त किस्म के। अब हुआ ये है कि कम्युनिटी नोट शहबाज शरीफ साहब को एक मरतबा फिर लग गया। शहबाज शरीफ साहब को इस बात की समझ नहीं आती या ये बेइज्जती महसूस नहीं करते, यानी जब जब ये ट्विटर इस्तेमाल करते हैं इनके ऊपर कम्युनिटी नोट लग जाता है। कम्युनिटी नोट का मतलब यह है कि कोई बड़ी तमीज़ से आपको कह दे चल झूठे, या कोई आपको कह दे झूठ ना बोल, या फ्रडिया कह दे, या झूठा कह दे, या बेईमान कह दे आपको, या आपको मुंह के ऊपर कोई बंदा खड़ा होकर कह दे झूठ ना मार। ये शहबाज शरीफ के साथ होता है जब भी शहबाज शरीफ ट्वीट करते हैं। तो कहते वज़ीर आज़म है पाकिस्तान का और पाकिस्तान के इंतज़ामी मामलात इनके कंट्रोल में, हालांकि कंट्रोल में कोई नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ओला तो रहने देना कि अगर पाबंदी लगाई हुई है एक एप्लीकेशन के ऊपर तो उसको इस्तेमाल तो ना करें। अब वीपीएन लगा के डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद देना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद नीचे लोगों ने वो लितरॉल किया, लोगों ने बताया जनाब तो आप झूठ बोल रहे हैं,
और कम्युनिटी नोट एक मरतबा फिर हमारे वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब को लग गया है। हालात पाकिस्तान के अंदर यह है कि डिक्टेटर भी खड़ा नहीं हो पाया था। अभी जनरल मुशर्रफ के एक साबिक साथी ने यह बताया कि जब बिल क्लिंटन चंद घंटों के लिए पाकिस्तान आया था तो उसको चीफ जस्टिस को भिजवाया गया था बाथरूम में कि यहाँ बाहर हम बात नहीं कर सकते। बिल क्लिंटन साहब बाथरूम में गए, वहाँ जाकर आप उन्हें पैगाम दे दें कि ना नवाज शरीफ को सज़ा होगी और ना कोई और मामला होगा, नवाज शरीफ को हम निकाल देंगे पाकिस्तान से। तो अमेरिका ने उस वक्त मुदाखलत की थी और फिर नवाज शरीफ को बाद में हमने देखा कि पाकिस्तान से निकाल दिया गया। ख्वाजा आसिफ का एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कुछ थोड़ा सा हौसला दिखाया है। नॉर्मली वो हौसला दिखाते नहीं हैं अमेरिका के मामले में। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ट्रंप का अभी तक कोई बयान नहीं आया, कोई बयान आएगा तो हम संभाल लेंगे। मामला ये है कि क्या लोग बेवकूफ़ हैं कि लोगों को समझ नहीं है? भाई डोनाल्ड ट्रंप अभी उसने हलफ उठाया, वो सदर बना है, वो अपने मुल्क के मामलात को देखेगा, बैनुल अक़वामी बड़े मामलात को देखेगा। पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता कि अमेरिकन हुकूमत डायरेक्ट चढ़ दौड़ती है। वो आपको राब्ता करेंगे, वो आपको पैगाम देंगे जो पैगाम उन्होंने आपको देना होगा। बकौल डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, यानी उसने ये बात ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कही और ये क्लेम किया कि पाकिस्तान में एक बड़ा सख्त मैसेज जो है, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे कर दिया गया है स्पेशली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को। लेकिन उसका नतीजा अभी तक तो ये निकला है कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब को मज़ीद 14 साल सज़ा हो गई है और अभी जो है 2 जजेस भी ला के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठा दिए गए हैं जिनके पास ही केस जाएगा। नॉर्मली आमिर फारूक साहब के पास और एक और जज साहब हैं, इनके पास केस जाएगा नए जज के पास, ताकि इमरान खान साहब को जो रिलीफ मिल सकता है हाई कोर्ट से, वो रिलीफ या तो डिले किया जा सके या वो रिलीफ ना दिया जा सके। तो अभी तक एस्टेब्लिशमेंट अपना खेल रही है और पूरे तरीके से खेल रही है। बहरहाल ऐसा नहीं होता कि अमेरिकन सामने आ जाएंगे और आपको ये कहेंगे वो कहेंगे। उन्होंने जहाँ से आपका बाजू मरोड़ना है उन्होंने मरोड़ देना है कि जनाब आप इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बंद करें, आप पाकिस्तान के अंदर मैंडेट चोरी बंद करें, आप पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ को आने दें, आप पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों और सियासी लोगों के साथ और सहाफ़ियों के साथ जो आपने गला घोंटा हुआ है, जो आपने पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच ख़त्म की हुई है, ये सारी चीज़ों पे आप बाद आ जाए। ये जो जबरी गुमशुदगियाँ और लोगों को लापता किया जा रहा है, ये सिलसिला रोका जाए, इसका दबाव तो आएगा। अब देखना ये है कि क्या अमेरिकन, यानी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि बिलावल जरदारी और ये जो गए मोहसिन नकवी, इन दोनों के अमेरिकन के साथ ताल्लुका ठीक है और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ ठीक नहीं है। जब मैं अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट कहता हूं तो मैं CIA कहता हूं, क्योंकि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पे पूरी दुनिया में जो डील करती है तंजीम वो CIA है और जो ज़ेली तंजीमें डील करती है वो भी CIA के उसके ऊपर ही चलता है सारा मामला। तो CIA ही बड़े ऑपरेशन पूरी दुनिया में करती है कि जनाब ये करना और ये नहीं करना। तो अब मामला ये है कि ये जो 2 लोग पाकिस्तान से गए हैं ना, अव्वल तो इन्होंने जाना था ट्रंप की हलफबरदारी में और क्लेम पाकिस्तान में खबरों में ये करवाया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की हलफबरदारी में बिलावल को दावतनामा मिल गया तो मोहसिन नकवी जा रहा है। ये दोनों ही अंदर नहीं जा सके और बहुत सारे और लोग भी नहीं जा सके, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्होंने जाना था वो भी नहीं जा सके। वजह ये बनी कि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर गया और सर्दी ज़्यादा होने की वजह से जो ओपन एयर के अंदर प्रोग्राम हो रहा था वो कैंसिल कर दिया गया और प्रोग्राम सिर्फ एक हॉल के अंदर मुंतकिल हो गया। तो मखसूस लोग और महदूद लोग अंदर जा सके और बाकी लोग ना जा सके, लिहाजा बिलावल भी फारिग और मोहसिन नकवी भी फारिग। अब अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी मुलाकातें तो होंगी और ये पहले भी उनसे बातचीत कर रहे हैं कि मेहरबानी करो कोई रास्ता निकालो, हम कुछ भी देने के लिए तैयार हैं, जो चाहिए वो हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इमरान खान के मामले में डोनाल्ड ट्रंप की ब्रेक लगाओ और वहाँ पर इनको रोको। जो कुछ रिचर्ड ग्रेनल ने किया उससे तो इनको पहले ही सांस चढ़ा हुआ था। अब रशियन प्रेसिडेंट का भी स्टेटमेंट आ गया है और वो भी डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करना चाहते हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के सदर के साथ पहले बातचीत कर ली है। मामला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये समझता है कि रूस ने यूक्रेन पे हमला इसलिए किया कि यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की बेवकूफ़ी की थी जो बाइडन ने। जब आप नेटो को ले जाके रशिया के दरवाजे पे बिठा देंगे तो रशिया के पास क्या ऑप्शन रहेगी, डोनाल्ड ट्रंप ये सोचते हैं। अब रूस जो है वो ये जंगबंदी करना चाहता है और डोनाल्ड ट्रंप को यूक्रेन और रूस की जंग में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है, यानी उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। वो इमदाद भी बंद कर देगा, बाकी सारी चीज़ें बंद कर देगा। तो नाज़रीन, इस जंग में जिस जिसकी दिहाड़ी लगी हुई थी ना, वो दिहाड़ियाँ अब ख़त्म हो जाएंगी, चाहे वो लोग इस खित्ते में हैं चाहे कहीं और से। और पाकिस्तान के हवाले से भी जो एक इम्पॉर्टेंस बन गई थी वो भी चीज़ें न्यूट्रलाइज हो जाएंगी।
डोनाल्ड ट्रंप कोई रशिया के साथ या चाइना के साथ या ईरान के साथ कोई नया वेंचर मेरे ख्याल में शुरू नहीं करना चाहेगा। डोनाल्ड ट्रंप और उसकी जो टीम है ये पहले भी जंगें ख़त्म करते रहे हैं और जंगों से गुरेज करते रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दौर में कोई एक भी नई जंग शुरू नहीं की थी। हाँ, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पाकिस्तान के अंदर मामला चल रहा है वो इस तरीके से चल रहा है कि सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अमेरिका की नई एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान के बारे में पॉलिसी कौन सी अपनाती है। यानी 3-4 किस्म की पॉलिसीज़ हो सकती हैं ना। नंबर 1 पॉलिसी ये हो सकती है कि वो उसी पॉलिसी पे चले जो बाइडन की है, उसमें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बहुत खुश होगी, ये अटैक करेंगे सबके ऊपर। नंबर 2 पॉलिसी ये हो सकती है कि वो अपने आप को न्यूट्रल कर लें और वो ये कहें ठीक है आप जो मर्जी करें, भाड़ में जाए, जैसे दिल करता आप करें। तो उसमें भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा, पाकिस्तान की हुकूमत को कुछ ना कुछ मिलेगा। नंबर 3 ये हो सकती है कि अमेरिका पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ऊपर और दीगर चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठाए और पाकिस्तान पे हल्का फुल्का प्रेशर डाले। लेकिन नंबर 4 चीज़ अगर हो जाती है, जिसकी बहुत ज़्यादा इम्कानात है कि अमेरिका की तरफ से ज़्यादा दबाव आएगा कि आप इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ ना सिर्फ बंद करें बल्कि आप अवामी मैंडेट के मुताबिक पाकिस्तान में हुकूमत होनी चाहिए, और जो जुल्म और ज़्यादती हुई है गुज़िश्ता चंद सालों में पाकिस्तान के अंदर, उसका कच्चा चट्ठा भी अमेरिका खोल कर रख दे। क्योंकि अमेरिका की इसमें एक बिलवास्ता किस्म की इन्वॉल्वमेंट तो थी ना, तो उनके पास बहुत सारा वो पैटर्न उनको पता है कि जैसे ये सारी चीज़ें हुई हैं और उनके पास बहुत सारे इसके सबूत मौजूद हैं। और अगर ये कहानी इस तरफ जाती है तो फिर तो पूरी गेम उलट जाएगी, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को इसी चीज़ से डर लग रहा है कि ये मामला नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब का नाज़रीन स्टेटमेंट आया, ये स्टेटमेंट इस वक्त बड़ा अहम है। खान साहब रोज़ाना एक स्टेटमेंट देते हैं और अपने ट्विटर के ऊपर शेयर करते हैं। उसकी वजह यह है कि बाकी मीडिया तो इमरान खान को दिखाता ही नहीं है, तो कोशिश उनकी ये है कि अपनी इन्फॉर्मेशन को वो अपने सोशल मीडिया के ज़रिए से लोगों तक पहुंचाते हैं, और रीच इमरान खान साहब की अच्छी खासी है। इमरान खान साहब ने अब जो बयान दिया उसमें वो ये कह रहे हैं कि अर्दली हुकूमत खौफ का शिकार है, इनको मुसलसल डरावने ख्वाब आते हैं। इनका पहला डरावना ख्वाब ये है कि इनके आसाब पर सवार इमरान खान या उसकी रिहाई ना हो जाए। दूसरा डरावना ख्वाब इनका ये है कि फॉर्म 47 का जो इनका एक कच्चा चट्टा है वो ना खुल जाए। और इन ख्वाबों से डर के या घबरा कर जब ये बेदार होते हैं तो ये फौरी तौर पे 9 मई की गर्दान शुरू करने लग जाते हैं। इस खौफ की बदौलत उन्होंने मुझे एक ऐसे बेज़मीर जज से सज़ा दिलवाई है जिसको खुद सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में अदालती खिदमात के लिए नाअहल करार दिया था। अलकादर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट मलिक रियाज और NCA के मुआहदे से 1 साल पहले से चल रहा था, और हमारे दौर की काबीना का अलकादर ट्रस्ट में या इसके मामले में कोई किरदार नहीं था, ना ही ये रकम हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुंतकिल की थी। काबीना ने सिर्फ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट की मंजूरी दी थी ताकि इतनी बड़ी रकम जो है वो राजदारी के साथ जो है, इतना बड़ा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो पाकिस्तान में आ जाए। यानी वो राजदारी सिर्फ रखना चाह रहे थे कि ये पैसा पाकिस्तान में आ जाए किसी तरीके से, और ये एक रिक्वायरमेंट थी। नाम नेहाद बंद लिफाफे को हुकूमत और तहकीकाती इदारे खोल सकते हैं, इसे खोलें, इसमें देखें क्या लिखा है, अवाम को बताएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जुल्फी बुखारी ने इस केस में वीडियो लिंक या सफारत खाने के जरिए पेश होने की दरख्वास्त की थी, क्योंकि वो पाकिस्तान आते तो उनको अदालत तहफ़्फ़ुज़ ना देती और बाकियों की तरह उन्हें भी गिरफ्तार या अगवा करके तशद्दुद किया जाता। तो जुल्फी बुखारी के घर पर गैर कानूनी छापा मारकर तोड़फोड़ की गई, ख़ानदान को हरासा भी किया गया, इनको डीलें भी ऑफ़र की गई। शहजाद अकबर ने भी कई मरतबा गवाह बनने की पेशकश की, मगर क्योंकि जाली हुकूमत इस मुकदमे में मुझे सज़ा देने का फ़ैसला कर चुकी थी, इसलिए उनको वीडियो लिंक या सिफारत खाने के ज़रिए पेश होने की इजाज़त नहीं दी गई। शहजाद अकबर के भाई को भी अगवा किया गया। ये मैं जानता हूँ कहाँ रखा गया था उसके भाई को। अगर उन्हें नहीं पता शहजाद अकबर को या उनके भाई को नहीं पता तो मैं एग्जैक्ट उस जगह पर जा सकता हूँ जहाँ उसको रखा गया था, क्योंकि मुझे वहाँ इन्वेस्टिगेट किया गया था। यानी इन्वेस्टिगेट क्या, टॉर्चर किया जाता है, तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है, डिमांड्स रखी जाती हैं। तो मुझे पता है कि शहजाद अकबर का भाई कहाँ था, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं हर जगह जब जाता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ स्मेल करने की कोशिश करता हूँ, पता करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे वो पता है जगह जहाँ पे उसके भाई को रखा गया था। अलकादर ट्रस्ट एक फलाही इदारा है जिसके ज़रिए गरीब तलबा को सीरतुन नबी से रोशनास करवाया जाता है। इससे मुझे कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं है, ना ही मेरी अहलिया को कोई फ़ायदा है। पहले भी 9.5 माह बुशरा बीबी को कैद में रखा गया और मेरा साथ देने की सज़ा दी गई। घरेलू ख़वातीन को सियासत में घसीटना
शर्मनाक है और हमारी रवायात के मुनाफी है। बुशरा बेगम मजबूत असाब की हामिल खातून है, वो मेरी कमज़ोरी नहीं है, वो मेरी ताकत है। ये मुझ पर जितने मर्जी मुकदमात बनाएं, मैं नवाज शरीफ या जरदारी की तरह डील के ज़रिए बाहर नहीं आऊँगा, बल्कि अदालतों का सामना करके इंसाफ की ताकत से जेल से बाहर आऊँगा। इनसे डील पर मैं जेल में रहने को तरजीह दूंगा, यानी इनसे डील करने से बेहतर मैं जेल में रहूँ। ये इमरान खान साहब की सोच है इस बारे में। मेरे मुकदमात या रिहाई का हुकूमत से या किसी से भी होने वाले किसी मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं है। मुज़ाकरात का अमल अगर ख़राब होता है, सबोटाज होता है, तो उसकी वजह हुकूमत की गैर संजीदगी और जुडिशल कमीशन का क़याम ना करना होगा। हमारे जो लोग शहीद हुए हैं ना, उनकी तरफ से हम पर दबाव है, वो इंसाफ के मुतलाशी हैं। जुडिशल कमीशन के क़याम के बगैर मुज़ाकरात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई मकसद ही नहीं है। सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर को हदायत करता हूँ कि चीफ जस्टिस और आइनी बेंच के सरबराह अमीनुद्दीन खान को इंसानी हकूक़ से मुताल्लिक हमारे मुकदमात तरजीही बुनियादों पर सुनने के लिए ख़त लिखें और आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमों को भी इससे मुताल्लिक ख़त तहरीर करें। अली अमीन गंडापुर एपेक्स कमेटी को ख़त लिखकर शहबाज शरीफ के लगाए गए भोंडे इल्ज़ामात का जवाब दे। हम किसी से कोई रियायत नहीं मांग रहे, सिर्फ कानून के मुताबिक इंसाफ मांग रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया का जो हाल हो चुका है वो काबिल अफसोस है। सुप्रीम कोर्ट में आज जो हो रहा है वो इसी तरमीम का नतीजा है। नामुकम्मल असम्बलियों से होने वाली कानून साजी बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम है। हम अदलिया पर दबाव और उनके अहकामात हवा में उड़ाने की मजम्मत करते हैं। जिस मुल्क में निज़ाम इंसाफ ही जंजीरों में जकड़ा हुआ होगा, वहाँ किसी और को क्या आज़ादी मिलेगी। ये बात इमरान खान साहब की ठीक है। मैं भी आपको बताता हूँ कि अदालत में क्या हो रहा है। अदालत में तो एक बहरान पूरा खड़ा हो गया, एक जंग लग गई है, ऐसा लगता है जजों के दरमियान। वो क्या मामला है आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन पहले आप ये देखें कि इमरान खान साहब को ये भी बताया गया कि जनाब बाहर ये खबर फैलाई गई है, इवन कस्में खा खा कर बताया गया है कि आप घबरा गए थे या डर गए थे या आप परेशान हो गए थे जब आपके खिलाफ फैसला आया। तो इमरान खान साहब इन चीज़ों पर बड़ा हंसे। दोबारा से कल जब सहाफ़ियों ने उनको ये बताया, उनके लोगों ने बताया, इमरान खान साहब ने जब पूछा तो नाम लिया गया, उन्होंने कहा मैं जानता भी नहीं इन लोगों को, ये कौन लोग हैं और क्या खबरें फैला रहे हैं। बहरहाल इमरान खान साहब ने जैसे ये जेल काटी है, पूरी दुनिया इसकी गवाही दे रही, बड़ी दलेरी और बहादुरी के साथ काटी है। यानी आप ये बताएं ना कि कौन है ऐसा लीडर जिसको जेल में बंद किया हो और उसकी शक्ल भी सामने ना आने दी गई हो इतने लंबे अरसे तक, उसके बच्चों से उसकी बात भी ना करवाई गई हो, उसकी बीवी को भी जेल में डाल दिया गया हो, उसकी बहनों को भी जेल में डाल दिया गया हो, उसके दीगर रिश्तेदारों को भी जेल में डाल दिया गया हो, आधे ख़ानदान के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिए गए हों, पार्टी के 10,000 से ज़्यादा लोग एक ही हल्ले के अंदर गिरफ्तार कर दिए गए हों, बेशुमार लोगों को पार्टियां छुड़वा दी गई हों, पार्टी से इंतखाबी निशान भी। कोई ऐसा लीडर आपको पाकिस्तान की तारीख में मिलेगा ही नहीं, ऐसी पसली किसी की नहीं है जो ये बर्दाश्त करे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में जो बहरान है नादरीन, वो ये है कि दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये है कि ये केस 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो 1 दर्जन से ज़्यादा दरखास्तें आई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, अब अंदरूनी दबाव क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो फौरी तौर पे 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से केस आईनी बेंच के सामने लगा दिया गया। 27 तारीख को लगा है, 27 जनवरी को। लेकिन मामला ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक केस है और ये आईनी बेंच बना ही 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में है। तो ये बेंच तो पहले ही मुतनाज़ है, जैसे वो तरमीम मुतनाज़ है। अब जिस चीज़ का तनाज़ा है, क्या वही चीज़ अपना तनाज़ा खुद हल करेगी? बड़ा सवाल ये है ना कि आईनी बेंच का तनाज़ा है ना, 26वीं आईनी तरमीम, उसके नतीजे में बनने वाला आईनी बेंच, यही चीज़ें हैं तनाज़ा, यही मामला गया अदालत में। अब वही मुतनाज़ अदालत ये केस सुनेगी कि हम ठीक हैं या गलत हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? अब ये जो सारे फ्रीकैन हैं 1 दर्जन से ज़्यादा, अगर ये जाकर अदम एतमाद कर देते हैं तो एक नई सिचुएशन बन जाएगी। हो सकता है कि ये मामला फुल कोर्ट के सामने जाए और जाना भी चाहिए। दूसरा, आईनी बेंच और रेगुलर बेंच के दरमियान जो इख्तियारात का मामला है, उस पर एक केस लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। पहले एक दाव लगाया गया लेकिन कामयाब नहीं हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी, ये 3 जज साहिबान उसको सुन रहे थे। उन्होंने हुक्म दिया कि ये पीर वाले दिन लगा दिया जाए दोपहर 1 बजे, लेकिन उनके हुक्म की तामील ही नहीं हुई। जब उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार को बुलाकर पूछा तो उन्होंने कहा जी ये तो वो दोनों जज साहिबान ने फैसला कर लिया बैठ कर। उन्होंने कहा जी उस कमेटी में तो मैं भी हूँ, मुझे तो बुलाया ही नहीं, मुझे बताया ही नहीं, कैसे फैसला कर लिया? और ये अदालत का हुक्म था। यानी जो खातून जज हैं आयशा मलिक साहिबा, उन्होंने तो ये भी फरमाया कि 3 जजेस के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस का दिमाग कैसे ज़्यादा बड़ा हो सकता है।
यानी ये तो फैसला वो नहीं कर सकते, तो फैसला तो अदालत का है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक इंतज़ामी चीज़ें होती हैं और एक अदालती हुक्मनामे होते हैं। जो अदालती हुक्म होता है ना वो हमेशा सुपीरियर होता है, चाहे वो एक जज का भी हो। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जजेस ने एक हुक्म दिया था, उसकी खिलाफवर्जी कर दी गई। उन्होंने तौहीन अदालत का नोटिस दे दिया कि तौहीन अदालत के अंदर कल केस लगेगा। अब सुबह 9 बजे केस लगा हुआ है तौहीन अदालत का, लेकिन उस बेंच के अंदर से आयशा मलिक साहबा को निकाल दिया गया है, बाकी 2 जज साहबान मौजूद हैं। अब मामला ये है कि ये गंभीर होती जा रही है सूरत हाल, और 26वीं आईनी तरमीम पे आके सारा मामला रुक गया है। 26वीं आईनी तरमीम इंतहाई कंट्रोवर्शियल तरमीम है, और अगर ये रिवर्स हो गई तो हुकूमत के पल्ले कख नहीं बचेगा। और सुप्रीम कोर्ट में अब भी जो अक्सरियत है जजेस की, वो इन चीज़ों के इस जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ है, वो इंसाफ देना चाहती है। देखते हैं कि इसमें आगे क्या डेवलपमेंट होती है। अभी 9 बजे केस लगा हुआ है, आपको पता चल जाएगा। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने स्टैंड का भी। अल्लाह हाफ़िज़।